नमस्कार, देश की बात पे हाजिर है पहले खबर। किसानों के आंदोलन भारत बंद की सुबह 6 से शाम 4 बजे तक किसानों के भारत बंद का असर देखने को मिला है। किसान संयुक्त मोर्चे के तहत 40 संगठनों के इस बंद का आह्वान इन्होंने किया। हालांकि कहा गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार के कुछ जिलों में असर रहा, लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धवले ने कहा है कि भारत बंद का जो असर है वो 25 से ज्यादा राज्यों में देखने को मिला है, वो वहां पे कामयाब हुआ है। और ये इस समय हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारत बंद का नोएडा में, ये नोएडा की तस्वीरें हैं जहां पे प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच एक तरह से आमना सामना हुआ है। तो ये तस्वीरें हम देख सकते हैं। ये समय ये तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास, किस तरह से नोएडा बॉर्डर की तरफ की तस्वीरें हैं जब किसान आंदोलनकारी वहां पर मौजूद हैं और पुलिस बल भी बड़ी मात्रा में यहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें इस समय आई हैं और जी ये सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं जब इस तरह एक समय हुआ कि आमना सामना हुआ। बहरहाल दिल्ली की सीमाओं पर बैठे धरने पर किसानों के कारण सुबह भारी ट्रैफिक जैम भी देखने को मिला। कई लंबा किलोमीटर ट्रैफिक जैम था और घंटों बाद लोगों को इंतजार भी करना पड़ा। किसानों की बस मांग यही है कि सरकार उनकी मांगों की सुध ले ले। धरना शांतिपूर्वक रहा और उसी तरह समाप्त हो गया। आज शाम 4 बजे धरना समाप्त हुआ है और किसानों ने आवाजाही के लिए सड़कें खोल दी हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सोमवार का दिन दिल्ली आने जाने वालों के लिए मुश्किल भरा रहा। जबरदस्त जाम की ये तस्वीरें दिल्ली गुरुग्राम हाईवे की हैं। गाड़ियां रेंगती रहीं और लोग घंटों जाम में फंसे रहे। किसानों ने सुबह 6 बजते ही दिल्ली के गाजीपुर सीमा पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बंद कर दिया। धीरे धीरे ऐसी ही तस्वीरें देश के दूसरे हिस्सों से भी सामने आने लगी। भारत बंद का सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा में देखने को मिला। किसानों ने पंजाब और हरियाणा के लगभग सभी बड़े हाईवे और रेल की पटरियों को बंद कर दिया। सुबह ही किसानों ने हरियाणा से दिल्ली को जोड़ने वाले कोंडली मानेसर एक्सप्रेसवे और पलवल को जोड़ने वाली सड़क बंद कर दी। कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पीछे पूरा खाली पड़ा है क्योंकि वाहनों की आवाजाही बंद है। वो इसलिए बंद है कि यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आगे किसान बैठे हुए हैं और इस पूरे रास्ते को सुबह 6 बजे से इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। 6 से लेकर शाम को 4 बजे तक ये रास्ता बंद रहेगा। आप देखें कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान आए हैं, ट्रैक्टर लेकर, पैदल चलकर किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और इस रास्ते को बंद कर दिया है। भारत बंद में महिला किसानों की भी जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। भारत बंद की वजह से चंडीगढ़ शताब्दी समेत 15 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। दक्षिण भारत के राज्यों में भी भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। खासकर केरल में सभी बाजार बंद नजर आए क्योंकि वहां के सभी राजनीतिक दलों ने बंद का समर्थन किया था। मैं समझता हूं कि आज के इस ऐतिहासिक बंद से सरकार के और उन दरबारी लोगों का मुंह बंद हो जाना चाहिए जो कह रहे थे कि ये सिर्फ 2-3 राज्यों का मामला है, चंद किसान हैं, चंद ऐसे लोग हैं। ये सब तो मामला बंद हो जाना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। गाजियाबाद के मुरादनगर के पास दुहाई में किसानों ने मेरठ और दिल्ली जाने वाला रास्ता बंद कर दिया, जिसके चलते मुसाफिरों को समस्या का सामना करना पड़ा।
जो गाड़ियां हैं, वाहन हैं, ये सब यहाँ पर देखिए, ये चलता हुआ रोड है। असल में दिल्ली की तरफ से आप गाजियाबाद शहर में ना घुसकर किसानों का भारत बंद है, तो पहले तो किसानों ने ये बंद किया हुआ है, और दूसरा ये जो नेशनल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे मेरे ठीक ऊपर है, मोहम्मद जी ज़रा दिखाएंगे, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, इसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने एहतियातन बंद किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बातचीत का समय और जगह बताए, किसान बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हैं। अरे जगह बता ही नहीं रहे, टाइम बता ही नहीं रहे, कहाँ बात करें? दिल्ली कोई एक पर्टिकुलर वो है, कहाँ करे बात? कैसे बात करेंगे आप लोग सरकार के साथ? जब वे बुलाएंगे जब बात करेंगे। किसानों के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की कि गन्ने का प्रति क्विंटल दाम 400 रुपए किया जाए। दरअसल रविवार को ही यूपी सरकार ने गन्ने की कीमत 325 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए क्विंटल की है। शाम 4 बजते ही किसानों ने सभी बंद रास्ते खोल दिए। आज सिंगू बॉर्डर में 54 साल के किसान भोगल राम की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अब तक इस पूरे किसान आंदोलन में 700 किसानों की जान गई, लेकिन फिर भी कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि किसान कह रहे हैं कि चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब में वो वोट की चोट करके केंद्र की बीजेपी सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे। सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर, शरद शर्मा और अश्विनी मेहरा के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ वरिष्ठ किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय निकालने के लिए। सर, आप अब शाम के 6 बज चुके हैं, आपका क्या असेसमेंट है? कितना कामयाब ये भारत बंद रहा? कितने राज्यों में ये सफल माना जाए आप लोगों की तरफ से? जी, मैं आपको एक फैक्चुअल चीजें बताना चाहता हूं कि 25 सितंबर 2020 को पंजाब में बंद हुआ था और 25 सितंबर को ही हम ऑल इंडिया बंद की कॉल देना चाहते थे, लेकिन उस दिन सैटरडे होने की वजह से हमने 27 आज का कॉल दिया। पंजाब में भी तमाम पार्टियों ने सपोर्ट किया था। अब ऑल इंडिया बंद को भी ऑल इंडिया में जितनी पार्टीज हैं उन्होंने सपोर्ट किया। पंजाब में भी जितने सोशल, रिलीजियस, जितने भी कल्चरल फ्रंट्स थे सबने सपोर्ट किया था, आज इंडिया में भी किया था। और जैसे 25 को पंजाब में बंद था लास्ट ईयर, उसी तरह आज 27 को पूरे देश में किसान बंद पूरा कामयाब है। यानी सब पार्टियों में कंपटीशन था कि हम पहले सपोर्ट करें, संगठनों में था। और मेरा ये रिपोर्ट है कि केरला, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, बिहार में तो एकदम पूरा बंद था, 100% बंद था। और बाकी प्रांतों में भी ट्रांसपोर्ट रुका है, ट्रेन रोकी गई है, रोड्स रोके गए हैं, बाजार, मार्केट्स बंद किए गए हैं। और ऑलमोस्ट 25 से 26 प्रांतों में हमारी रिपोर्ट के मुताबिक ये बंद है, काफी सफल बंद रहा है। और इसमें जो कहना मैं चाहता हूं कि इसमें स्पॉन्टेनियसली आम जनता जो लोग हैं देश के, वो इन्वॉल्व हुए हैं, संगठन इन्वॉल्व हुए हैं, और लोगों ने इसका इन्वॉल्व भी नहीं हुए, उन्होंने प्रचार भी किया है। मैं आज पंजाब में था, जगह जगह देखा कि किसानों के अलावा नौजवान लोग, स्त्रियां, महिलाएं और ऐसे यूथ और स्टूडेंट लोग जो हैं अपने आप ही बहुत जगह बंद करके बैठे थे, रोड ब्लॉक करके बैठे थे। बिल्कुल सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अब देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं। यूपी सरकार ने 25 रुपए क्विंटल गन्ने के दाम कल बढ़ा दिए हैं। इसका असर किसानों को फायदा होगा? तो जो एक छोटे किसान है, जो बड़ी तादाद में जो किसान है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं 80% किसान के पास बहुत कम जमीन है, वो क्या इससे मान जाएगा? 25 रुपए जो गन्ना किसान है वो? देखिए, पंजाब में तो कहते हैं कि किसान ज्यादा पहले ही समृद्ध किसान है बाकी प्रांतों से, और पंजाब के किसान ऑलरेडी 360 रुपया प्रति क्विंटल ले चुके हैं। और यूपी में जो प्राइस अगर बढ़ा भी है 350, खुद वरुण गांधी जी ने कहा कि 400 रुपए किया जाए। हमारा डिमांड ये है कि इसको 350 से किसानों को कोई राहत नहीं मिलेगा। ऑलरेडी गन्ने का जो स्पोर्ट प्राइस है उससे बहुत कम मिल रहा है, इसलिए
ये प्राइस देने का एक तरह का उनकी मजबूरी हो गया, क्योंकि पंजाब के किसानों ने संघर्ष करके गन्ने का प्राइस बढ़ा लिया, इसके यूपी में बढ़ाना पड़ा और इलेक्शन भी है। और इलेक्शन से पहले हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने जो यूपी मिशन का कॉल दिया है, उसका भी बहुत डर पड़ रहा है अभी बीजेपी को यूपी में, क्योंकि यूपी में कल परसों यहाँ हमारे स्टेट गृह मंत्री ने बहुत ही एक तरह का निंदनीय स्टेटमेंट दिया है, जो सब लोगों ने देखा होगा, कैसे पंजाब के किसान लीडरों को, किसानों को, यूपी में भी पंजाबी किसानों को उन्होंने थ्रेट किया है कि आपके घर फोड़ देंगे, आपकी जमीन खत्म कर देंगे, आपको यूपी से बाहर भगा देंगे। इसी तरह से बाकी जगह यूपी आगे की क्या राह आपको नजर आ रही है इस किसान आंदोलन की? कि हमारा तो यही है कि ये आंदोलन अब बॉर्डर से निकलकर पूरे देश में फैल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चे का नेटवर्क पूरे देश में बन रहा है। यूपी में हमारा जो आंदोलन है ज्यादा से ज्यादा गहराई में जा रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। यूपी के लोग अब पंजाब और हरियाणा की तरह बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं उनके खिलाफ एक लगातार आंदोलन में उतर आए हैं। और ये जो रणनीति है हमारी, देश में आंदोलन को फैलाना, बॉर्डरों के ऊपर और उसको मजबूत करना और यूपी मिशन को कामयाब करने की तरफ नेताओं को यूपी में उतारना और संगठनों को यूपी में एकजुट करके आंदोलन में ले आना, जो आज यूपी के बंद में हमें दिखाई देता है। यूपी के बंद से पहले यूपी के 85 संगठन जो हैं वो एक साथ संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के तले आ चुके हैं। उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग की है और उन्होंने ज्वाइंटली यूपी के बंद को जनता के संगठनों के साथ मिलकर कामयाब करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि यूपी गवर्नमेंट के लिए काफी ये चैलेंजिंग चीज। बिल्कुल, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आप बार बार अपनी यूपी मिशन की बात कर रहे हैं, उस पर अब किसान आंदोलन केंद्रित है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देश की बात में आगे खबर हमारे पास उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के एक सरकारी स्कूल में अनुसूचित जाति बच्चों को मिड डे मील खाने के बाद अपने बर्तन अलग कमरे में रखने पड़ते हैं ताकि वे ऊंची जाति के बर्तन से छू ना जाएं। इसे सदियों पुरानी परंपरा बताने वाली जो प्रिंसिपल को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, तो इसके विरोध में गांव के ऊंची जाति के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। इसलिए आज स्कूल में कुल 80 बच्चों में से 26 दलित बच्चे ही पढ़ने आए। अगड़ी जाते वालों का कहना है कि निलंबित प्रिंसिपल वापस आएंगी तभी उनके बच्चे स्कूल जाएंगे। प्राथमिक विद्यालय दौदापुर में सारे बच्चे पढ़ते तो साथ ही हैं, लेकिन मिड डे मील खाकर उन्हें अपने बर्तन जाति के हिसाब से अलग अलग रखने पड़ते हैं। बाईं तरफ दलित बच्चों के बर्तन रखने का कमरा है और दाईं तरफ ये किचन है जहां ऊंची जाति और ओबीसी बच्चों के बर्तन रखवाए जाते हैं। प्रधानपति ने रसोईया से सारे बच्चों के बर्तन धोने कहा तो उसने नाराज होकर नौकरी छोड़ दी। ये भाई क्यों हमारे साहब, ये क्या मतलब, आधे बर्तन उधर रखे आधे इधर रखे, उन्होंने क्या उधर बीसी के रखे हैं और इधर ये एससी के रखे, हमने ऐसा क्यों कि भाई यहाँ सदीप से होता चला आया। बच्चे सारी कास्ट के पढ़ते हैं और रसोइयों का मतलब कहा गया कि बर्तन धुलो इनके बच्चों के, तो रसोइयों ने मना कर दिया कि हम एससी वर्ग के बच्चे के बर्तन नहीं धुलेंगे। यूपी के बहुत सारे स्कूलों में अक्षय पात्र जैसी किचन सर्विस चलाने वाली संस्थाएं मिड डे मील बना करके गर्म खाना स्कूलों को सप्लाई करती हैं। वहाँ इस तरह की समस्याएं नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में जहाँ रसोईया खाना बना करके मिड डे मील देता है बच्चों को, वहाँ दोनों तरह की समस्याएं हैं। अगर रसोईया दलित है तो बहुत सारे अपर कास्ट के बच्चे उससे खाना खाने को मना करते हैं, और अगर रसोईया कई जगह अपर कास्ट है तो वो दलित बच्चों के साथ भेदभाव करता है। मैनपुरी के दौदापुर गांव की आबादी करीब 1,500 है। इनमें करीब 65% अगड़ी और पिछड़ी जाति के लोग हैं और करीब 35% दलित। स्कूल की शिकायत होने पे शिक्षा विभाग ने रसोईया और उसकी सहायिका को नौकरी से निकाल दिया और प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। इससे नाराज अगड़ी और पिछड़ी जाति वालों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। कितना बच्चे आ रहे हैं? आज 26 बच्चे हैं। कितना बच्चे हैं आपके विद्यालय में? 80 बच्चे हैं जी। तो 80 बच्चों में आज 26। हाँ। तो संख्या एकदम कम क्यों हो गई बच्चों की? मतलब कुछ गार्जियन कह रहे हैं कि मतलब उन्हीं जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक थी पहले उन्हें बुलाया जाए तभी हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो अब आप लोग बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे हैं? भाई जब तक मास्टरनी नहीं आएंगे। अच्छा, तब तक नहीं भेजेंगे? तब तक आएंगे।
दलितों की सियासत में वोट के लिए चाहे जितनी पूछ हो, लेकिन समाज में तमाम जगह उनकी हालत दौदापुर प्राथमिक विद्यालय जैसी ही है। मैनपुरी के दौदापुर गांव में अरशद जमाल और कैमरामैन राजेश गुप्ता और विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में खबर है मध्य प्रदेश से। सरकार ने गरीब जरूरतमंद परिवारों में शादी के लिए साल 2006 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की थी। अब हालात ऐसे हैं कि ऐसे कई परिवार हैं जो योजना की राशि के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और दर-दर भटक रहे हैं। आगर मालवा जिले में काशीबाई कॉलोनी में रहने वाले कन्हैयालाल राठौड़ पंजीकृत श्रमिक हैं। बिटिया की शादी किए लगभग 1.5 साल हो गए, सारे कागजात दे दिए, लेकिन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की रकम अब तक नहीं मिली। मैंने तैयारी की थी और उसमें से मैंने 70-80 हजार रुपया कर्जा लिया था। मेरे को चलो उनके आधार पे हमने फार्म भरा तो उसके आधार पे कभी 51,000 मिल जाएगा तो थोड़ी हमको राहत मिल जाएगी। कुछ कर्जा देना है तो उसमें दे देंगे। उस आधार पे हमने शादी करी। ठीक है। फिर मैंने साल भर तक गया सर में वहाँ, आज तक मेरे जाता हूँ नगर पालिका में तो यही कहते हैं कि अब ये आपका मंजूर नहीं हुआ, भोपाल से हुआ नहीं। तो साल भर से मैं चक्कर लगाया। छावनी इलाके में कमरुनबी और इकबाल की 4 बेटियां हैं, मजदूरी करते हैं। इन्हें भी उम्मीद थी कि मामा की सरकारी जेब से योजना के पैसे मिलेंगे। बेटी शाइना की शादी कर्ज लेकर कर दी, उसका बच्चा भी हो गया। पैसे तो नहीं मिले, उल्टा फरवरी 2021 में नगर पालिका से खत आ गया कि वो अपात्र हैं। बिटिया को भी ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। हमने वहाँ नगर पालिका में मजदूरी डायरी से आवेदन दिया था, वो भी हमारा मंजूर नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला। और ये लड़की की शादी करी, दहेज की वजह से इसको वहाँ से भी भगा दिया। और कर्जा बहुत हो गया हमारा, कर्जे वाले परेशान कर रहे हैं, हमारी गरीबी दूर कर। सरकार से ये बोलना चाहूँ मैं तो बस कि मुझे मेरे बाप माँ को जो पैसा 51,000 का जो क्या था वो दे दे, तो मेरे बाप माँ का भी कर्जा पड़ जाए, थोड़ा बहुत मुझे भी सहारा लगा दे और हम अच्छे से जिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। दायमा गली के रहने वाले संजय सोलंकी ड्राइवर हैं, वो भी पात्र थे। बिटिया की शादी कर दी लेकिन अब अपात्र हो गए। मुझे पात्रता थी, अब तो आवेदन दिया था नगर पालिका में, पूरा डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट करे, महीना भर कागज इकट्ठा करने में लग गया मेरे को। वो जब दिया अपना आसरा था कि अपना बच्चे का शादी करेंगे तो जो भी कर्जा वर्जा का जो आएगा 51,000 रुपये आएंगे अपने उसमें दे देंगे अपन। अब एन टाइम में मेरे को नोटिस दे दिया आदमी, सब अपात्र पाया गया। फातिमा मस्जिद कॉलोनी के असरत अली और उनकी पत्नी की ज़िंदगी मशीन के स्पेयर की तरह है, जो कभी चलती है कभी रुक जाती है। हमाली और मजदूरी से घर चलता है। पत्नी थोड़े बहुत कपड़े सी लेती हैं। बेटी मुस्कान की शादी 21 जून 2020 को की। इन्हें भी विवाह योजना की राशि का इंतजार है। फिर मैंने शादी कर दी जून के महीने में 2020 में। फिर उसके बाद मेरे को पैसे का लाभ ही नहीं मिला कुछ भी, तो अब मैं कर्जा धीरे भर के मैं खुद परेशान हूँ, कर्जा ही नहीं भरा रहा मेरे से। कैसे आप गुजर बसर करते हैं? कितने लोग परिवार में हैं? परिवार में हम 5 जने हैं। 5 जने का पेट भरना ही आफत पड़ रहा है इस टाइम। हर चीज महंगाई वाला इतना चल रहा है, अब क्या करें हम। तो आपका जो पात्रता का जो आपका वो है मजदूरी का कार्ड, उसमें क्या तारीख लिखी, कोई पात्रता है या नहीं है? उसमें तो 2022 तक का लिखा हुआ है, पर वो तो अभी तो 2022 लगा ही नहीं, इसमें मेरा तो निरस्त कर दिया। मध्य प्रदेश में कन्या विवाह योजना में हितग्राही को कुल 51,000 रुपए दिए जाते हैं। 48,000 रुपए कन्या के खाते में। सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय को 3,000 रुपए। योजना में अभी तक कुल 1,79,210 आवेदन मिले हैं। 99,262 स्वीकृत हुए हैं। मुख्यमंत्री निकाह योजना में 14,676 आवेदन आए और सिर्फ 8,215 स्वीकृत हुए। पिछले 8 महीने में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 47,000 शिकायतें मिली।
88% बंद हो गई, जिसमें विवाह निकाह योजना से जुड़ी 972 शिकायतें हैं। जिम्मेदारों के अपने तर्क हैं। कोरोना के दौरान गवर्नमेंट शासन द्वारा शादियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, मतलब कोई भी समारोह पे, तो इस वजह से वो उस दौरान यदि वो किया हो सब इन्होंने तो वो अपात्र हो गए होंगे, और या फिर सामाजिक न्याय विभाग जो है वहाँ से उसकी डिटेल जानकारी लें आप कि क्यों नहीं आया राशि। कांग्रेस के वक्त भी योजना को लेकर विवाद हुआ था, जब प्रशासन ने हितग्राहियों से लाभ लेने के लिए शौचालय के साथ सेल्फी की बात कही थी। पहले सहायता राशि 6,000 रुपए थी, जिसे बाद में 25,000 रुपए किया गया। कमलनाथ सरकार ने ही इसे 51,000 रुपए किया था। कोरोना काल में सरकार ने श्रमिकों की मदद की, उनकी सुरक्षा की खूब बातें कही। इसी कोरोना काल में कुछ श्रमिकों ने अपनी बेटियों की शादी इस उम्मीद में की कि कुछ सरकारी मदद मिल जाएगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यकीनन कोरोना में विवाह या सामूहिक विवाह की इजाजत नहीं थी, लेकिन इस कोरोना काल में राजनीतिक रैलियों की भी तो इजाजत नहीं थी। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में आगे है, किस हाल में है तेलंगाना के मुस्लिम, आई एक नई रिपोर्ट। देश की बात में खबर तेलंगाना से। इस राज्य में रह रहे मुस्लिम समुदाय पर एक रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार उनकी हालत हर पैमाने पर खराब बताई जा रही है। तेलंगाना में करीब 12.8% मुस्लिम बसते हैं। उनकी आर्थिक हालत पहले की तुलना में बिगड़ी है। शिक्षा, घर, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सबसे पिछड़े हैं। कई पैमानों में संकेत अनुसूचित जाति जनजाति से भी खराब हैं। एआईएमआईएम के नेता ओवैसी ने कहा है कि इन्हें दलित बंधु स्कीम से जोड़ा जाए। इनका ये भी कहना है, करीब 9,000 मुस्लिम परिवार दरिद्रता की हालत में रह रहे हैं। इस पूरे मामले पर नई रिपोर्ट पर अधिक जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी उमा सुधीर। हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने ये मांग रखी है कि तेलंगाना मुख्यमंत्री को मुसलमान पॉपुलेशन को भी वही बेनिफिट एक्सटेंड करना चाहिए जो कि दलित बंधु स्कीम के तहत एससी पॉपुलेशन को दी जा रही है, क्योंकि तेलंगाना में जो आबादी है मुसलमानों की वो 48 लाख है, यानी कि 12.8% अगर आप कहें तो वो आबादी है। और उसमें से अगर आप देखें तो सबसे जो डिप्राइव्ड जो कम्युनिटी है, जो कैटेगरी है, वो 2% होगी, जिसमें कि एक 18,000 फैमिलीज़ की बात उन्होंने की है। और उनका कहना है कि इनकी जो कंडीशन है वो SC ST कम्युनिटी से भी बहुत ही वर्स है। उन्होंने बहुत सारे इंडिकेशंस ऐसे दिए एक रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हुए, जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है, जिसके तहत एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक मीन्स, लाइवलीहुड, इन सब का इंडिकेशन दिया है, हेल्थ और हाउसिंग का भी दिया है। और ये कहा है कि मुसलमान जो पॉपुलेशन है उनकी जो कंडीशन है वर्स होती जा रही है। अगर आप तेलंगाना के 20% सबसे पुअर अगर पॉपुलेशन की हम बात करें तो उसमें मुसलमानों की जो शेयर है वो बढ़ती जा रही है, जबकि उसमें OBC या SC ST की जो शेयर है वो कम हो रही है। और ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। इसके अलावा उनका कहना है कि लिटरेसी की हम बात करें तो मुस्लिम्स में लिटरेसी 77% बताई जाती है, लेकिन फंक्शनल लिटरेसी या एजुकेशन अगर आप देखेंगे तो हायर एजुकेशन में, स्कूल में या कॉलेज में मुसलमान बच्चों का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा गिर जाता है। और वो इसलिए है कि उनका जो फाइनेंशियल मीन्स है वो बहुत कम है। उसके अलावा हाउसिंग में भी अगर आप देखें तो सिर्फ 57% ऐसे मुसलमान हाउस होल्ड है जिनके पास अपना घर है, और जबकि हिंदू हाउस होल्ड में 73% के पास अपना घर है। और उनका ये भी कहना है कि एम्प्लॉयमेंट में भी अगर आप देखें सरकारी नौकरियों में सिर्फ 4% लोगों को, मुसलमानों को नौकरी मिली हुई है, जबकि तेलंगाना की सरकार के तहत भी सिर्फ 7 ऐसे प्रतिशत लोग हैं, मुसलमान हैं, जिनको वहाँ पे नौकरी मिली है। और इन सब को बेस करते हुए उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि एटलीस्ट 1 या 2% जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन, उनको ये बेनिफिट दिया जाना चाहिए कि हर परिवार को 10 लाख रुपया दिया जाएगा। और इसका जो बिल है वो 900 करोड़ रुपया आएगा अगर 1% को दी जाती है। और उनका कहना है कि जो माइनॉरिटी कमीशन या माइनॉरिटी फंड्स, जो वेलफेयर के लिए जो फंड्स दी गई थी, उनमें बहुत सारा पैसा खर्चा नहीं गया, 1800 करोड़ रुपया खर्चा नहीं गया। और उसी पैसे को
रीडायरेक्ट करते हुए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण के खिलाफ संघ परिवार से जुड़े भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संगठन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। पहले ही बीपीएसएस और लेफ्ट से जुड़े संगठन हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ केस दर्ज करा चुके हैं। इतना ही नहीं, इन संगठनों ने देश भर में 41 कारखानों में 1 अक्टूबर को काला दिवस भी मनाने का ऐलान किया है, क्योंकि नए कानून के तहत इसी दिन ये बोर्ड निगम में बदल जाएगा। वैसे इस मामले को लेकर 16 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भी है। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारी गुस्से में भी हैं और अंदेशे में भी। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उन्हें लग रहा है कि पहले सरकार ने बोर्ड के निगमीकरण का फैसला किया और फिर द एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल पास कराकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करने का उनका अधिकार भी छीन लिया। निगमीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निगमीकरण नहीं। उनकी नाराजगी देखते हुए बीजेपी और आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर प्रतिरक्षा संगठन ने पहले हाई कोर्ट का रुख किया और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। लेफ्ट से जुड़े संगठन पहले ही सरकार के इस कानून के खिलाफ दिल्ली और मद्रास हाई कोर्ट में केस कर चुके हैं। सरकार का जो निर्णय है ये बिल्कुल गलत है। हम अपने आंदोलन के द्वारा भी इसका विरोध करेंगे और हमने ये तय किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और कहेंगे कि भारत सरकार ये जो ईडीएस से कानून बना करके लेकर के आई है, ये डिफेंस के कर्मचारियों के लिए समानता के अधिकार का उल्लंघन है। दरअसल जैसे ही सरकार ने बोर्ड के निगमीकरण का फैसला किया, मजदूरों ने आंदोलन का ऐलान किया तो सरकार ने एक नया कानून पास करके इन कारखानों में हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया। कहा कि इसके लिए 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हड़ताल में उकसाने के लिए भी 2 साल की सजा है और 15,000 तक का जुर्माना। इस नए कानून के बावजूद निगमीकरण भी जारी है और उसका विरोध भी। 1 अक्टूबर से यह निगमीकरण होना है। बोर्ड को हटाकर उसकी जगह 7 निगम बना दिए जाएंगे। अक्टूबर 1 तारीख 2021 2021 अक्टूबर 1 तारीख हम लोग के लिए एक काला दिन है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के लिए काला दिन है। कारण ये 220 साल का इस बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को आज का केंद्र सरकार उसको समाप्त कर रहा है। उसको टुकड़ा टुकड़ा करके 7 पीस में 7 कॉरपोरेशन बनाया। यह हमारा देश का सुरक्षा के खिलाफ में है। सरकार का तर्क है कि वह निगमीकरण के जरिए इन्हें विश्व स्तरीय आधुनिक हथियारों के कारखानों में बदलेगी। यहाँ सेना के लिए यूनिफॉर्म से लेकर हथियार, गोला बारूद और तोप तक बनाए जाते हैं। इन कारखानों में करीब 74,000 कर्मचारी काम करते हैं जो अपने भविष्य को लेकर सहमे हुए हैं। मजदूर संगठनों के एक अंदरूनी सर्वे में 99% कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है। सरकार ने कानून बनाकर इन कर्मचारियों को हड़ताल तक करने से रोक दिया, तो अब ये काला दिवस मना रहे हैं और कानून की मदद से सरकार को जवाब देने की कोशिश में है। और तो और लेफ्ट के अलावा बीजेपी से जुड़ा संगठन भी अदालत पहुंच चुका है। तो अब यह एक लंबी लड़ाई है जिसमें काफी कुछ अदालत के रवैये पर निर्भर करेगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।